नमस्कार, मैं हूं सलामत अली और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश में। लगातार जिस तरह से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए उसके बाद यदि बात की जाए महाराष्ट्र की, तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एक बड़ा फेरबदल किया गया है। यदि बात की जाए विधानसभा चुनाव की, तो बहुत जल्द विधानसभा चुनाव सर पर है। ऐसे में हर पार्टी अपनी ओर से कोशिश में लग गई है कि किस तरह से विधानसभा चुनाव को जीता जाए। अब ऐसे में राज ठाकरे और साथ ही साथ शिवसेना की ओर से उद्धव ठाकरे भी इस लड़ाई में कूद पड़े हैं। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे का पूरा जोर अब विधानसभा चुनाव पर है। राज ठाकरे ने खुद को पार्टी के सीएम उम्मीदवार घोषित कर दिया है। माना जा रहा है कि राज ठाकरे ने नरेंद्र मोदी के रास्ते पर चलते हुए चुनाव से पहले खुद को सीएम उम्मीदवार घोषित किया है, लेकिन अब वक्त बताएगा कि क्या राज को राज्य मिल पाएगा या फिर नहीं। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव में मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे खुद मैदान में उतरकर अपनी सेना का नेतृत्व करते दिखाई देंगे। राज कोई भी चुनाव लड़ने वाले ठाकरे परिवार के पहले सदस्य होंगे। लोकसभा चुनाव में हार का मुंह देखने वाले तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं में राज ठाकरे पहले हैं, जिन्होंने हार के 15 दिन में आम सभा करने की हिम्मत जुटाई। मुंबई के सोमैया मैदान में आयोजित सभा तक विधानसभा चुनाव के लिए उनकी पहली प्रचार सभा में बदल गई, जब उन्होंने खुद ही अगला विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। राज की घोषणा के बाद मंच पर मौजूद पार्टी नेताओं के साथ ही हजारों समर्थकों ने खड़े होकर काफी देर तक तालियां बजाई। माना जा रहा है कि राज बिल्कुल उसी तरह खुद को सीएम पद के लिए पेश करना चाहते हैं जैसे नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव लड़ा था। शनिवार को यह घोषणा कर उन्होंने अपने चचेरे भाई उद्धव ठाकरे पर भी बढ़त बना ली है। कुछ दिन पहले उद्धव ठाकरे ने कहा था कि शिव सैनिक उन्हें मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। हालांकि वो अब तक विधानसभा चुनाव लड़ने का मन भी नहीं बना पाए हैं। मनसे पिछले 2 साल से नासिक महानगर पालिका में शासन कर रही है। राज ने गुजरात मॉडल की तर्ज पर महाराष्ट्र में नासिक मॉडल बेचने की तैयारी भी कर ली है। माना जा रहा है कि राज नासिक के ही शिवाजी पार्क विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं। राज ने कहा है, अगर हम और आप अभी से जनता के बीच जाएं और भरोसा जीतने की कोशिश करें तो सफलता मिलने में संदेह नहीं है। फिलहाल राज ठाकरे के इस कदम के बाद राज ठाकरे को कितना फायदा होगा और साथ ही साथ अन्य दल इसे किस तरह से लेगी, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज। तो फिलहाल एक जंग खत्म हुई है और एक जंग की शुरुआत अब महाराष्ट्र में होने जा रही है। जी हां, लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन अब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां जुट रही है। एक एक कर हर पार्टी की ओर से अपनी कोशिशों के बारे में खबरें आ रही है, चाहे कांग्रेस हो, एनसीपी हो, बीजेपी हो, शिवसेना हो या फिर अब मनसे हो। लगातार हर किसी से कोशिश की जा रही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और साथ ही साथ लोगों को अपने साथ जोड़े। हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ संपादक बलजीत परमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है। बलजीत जी, जानना चाहेंगे क्या कुछ लग रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर, जिस तरह से जो कभी नहीं हुआ वो अब होने जा रहा है, क्योंकि ठाकरे बंधु, ठाकरे परिवार कभी भी खुद चुनाव नहीं लड़े थे, लेकिन अब ये चीज़ भी देखने को मिल रही है इस चुनाव में। देखिए, बदलती परिस्थितियों में हर पार्टी और पॉलिटिकल नेता अपनी स्ट्रेटजी बदलता है। राज को आपने सही कहा कि उसको कहीं ना कहीं लगा कि नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने प्रोजेक्ट किया और उन्होंने समय से काफ़ी पहले उसकी तैयारियां करनी शुरू की और वो तैयारियों का उनको फल मिला लोकसभा में इतनी बड़ी संख्या में सीटें जीतकर।
राज को मेरा ख्याल उसने पहल कर ली है। अभी बाकी सब पार्टियां, ना तो उन्होंने अपना कोई नेता तय किया है, ना उनकी अभी कोई पोल स्ट्रेटजी बनी है, ना उनके कोई पोल अलायंसेस बने हैं। एनसीपी कांग्रेस के झगड़े चल रहे हैं, आरपीआई शिवसेना बीजेपी से नाराज़ है। तो पहल जो राज ठाकरे ने की है, इसका कितना उनको बेनिफिट मिलता है ये अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन शुरुआत है और उनकी पार्टी के लिए अच्छी शुरुआत है। जी, उनकी पार्टी के लिए अच्छी शुरुआत है। बिगुल भी फूंक दिया गया है। यदि बात की जाए मनसे की, तो फिलहाल जिस तरह से मनसे की ओर से राज ठाकरे ने जो ऐलान किया है, क्या कुछ कहा है राज ठाकरे ने, ये भी हम आपको सुनाएंगे थोड़ी देर में कि आखिर किस तरह से अपनी पार्टी का ऐलान किया। ऐलान करने के बाद किस तरह से जो जनता वहां पर मौजूद थे, जो कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे, उत्साहित हो गए थे, क्योंकि उनके पसंदीदा नेता अब कहीं ना कहीं ठाकरे परिवार खासतौर पर सबसे अहम माना जा रहा है, क्योंकि ठाकरे परिवार कभी भी चुनाव में नहीं उतरा था, लेकिन अब इस बार विधानसभा चुनाव में ठाकरे परिवार भी मैदान में उतरने वाले हैं। यदि बात की जाए बलजीत जी राज ठाकरे की, तो राज ठाकरे का जिस तरह से हमने जिक्र किया कि राज ठाकरे, या फिर बात की जाए ठाकरे परिवार की, तो ठाकरे परिवार की ओर से कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार जो है वो चुनाव लड़ने जा रही है ठाकरे परिवार। इस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हमारे साथ कांग्रेस के सचिन सावंत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन जी, क्या कुछ कहेंगे? राज ठाकरे की ओर से अब ऐलान कर दिया गया है कि इस बार सीएम की पद के लिए वो चुनाव लड़ने वाले हैं। देखिए, कल जिस तरह से अपेक्षा थी कि इतने साल से राज ठाकरे ही सुनाते आ रहे थे और लोग सुनते आ रहे थे, ऐसी अपेक्षा थी कि आत्मचिंतन करते वक्त अब वो लोगों की सुनेंगे, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं जी। वो कुछ कहना चाह रहे थे लोगों से, लेकिन लोगों ने कुछ भी सुना। तो मेरे हिसाब से ये जो अभी उन्होंने कदम उठाया है, जिस तरह से कल अपेक्षा थी लोग की सैटरडे शाम के वक्त में कुछ एंटरटेनमेंट शो देखने जाएं जी, तो उस तरह से राज ठाकरे जी की सभा में जाते हैं लोग। कल शोले पिक्चर देखने की मैं समझता हूँ कि उनकी अपेक्षा थी, लेकिन वो आज के शोले जैसा पिक्चर निकला। अभी वो जिस तरह से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, एक लोकतंत्र के ऊपर इनके परिवार ने कभी भी विश्वास नहीं रखा है। हमेशा ऑटोक्रेसी की इनकी भूमिका रही है, उसको सपोर्ट की वैसी। लेकिन अगर वो चुनाव लड़ रहे हैं तो ये मैं ये समझता हूँ एक सही कदम है, अच्छा कदम है, और हम उनको शुभेच्छा भी देते हैं। जी सचिन जी, कांग्रेस इसे किस तरह से देख रही है? क्योंकि ठाकरे परिवार इस बार चुनाव में मैदान में उतर चुका है, चाहे राज ठाकरे की बात की जाए या फिर उद्धव ठाकरे की बात की जाए, दोनों ही सीएम पद के लिए इस बार मैदान में उतरे हुए हैं। देखिए, सीएम पद ये के लिए उम्मीदवार ये कोई संवैधानिक ऐसा कोई पद नहीं है जी, ये उनकी अपनी पार्टी की बात है, और हम इस तरह के असंवैधानिक प्रक्रिया का हमेशा विरोध करते आए हैं जी। यहाँ तक लोकसभा में भी हो, वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार करके घोषित किया करना जाना, उसका भी हमने उसी तरह से विरोध किया था जी। लेकिन अगर ये कर रहे हैं अपने आप को मुख्यमंत्री, तो मैं ये बनने की कोई मतलब जो मंशा है, तो मैं ये समझता हूँ कि पहले तो उनके लिए उतने नंबर लेके आने पड़ेंगे जो अपना नेता चुनेंगे जी। और वो मैं समझता हूँ दिल्ली बहुत दूर है उसके लिए। अभी मंशा रखना ये अपनी बात है। लोकतंत्र में चुनाव अगर लड़ना कोई चाहे तो उसके लिए पूरी तरह से कोई रोक नहीं है, तो ये कोई भी लड़ सकता है, तो वैसे वो लड़ रहे हैं। हमारी जो सोच है कि हम चुनाव का सामना करते हैं अपनी विचारधारा के साथ में, हमारी नीतियों के साथ में, हमने जो कार्यक्रम लोगों के लिए दिए हैं उसको लेकर, और हम बाकी विरोधी क्या कर रहे हैं इसके बारे में हम तवज्जो नहीं देते जी। सचिन जी, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, क्या आप मानते हैं कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने जो एग्जाम्पल फिलहाल सेट किया है, उसी राह पर अब बाकी जो पार्टियां हैं वो चलने की कोशिश में है? देखिए, हम हमेशा ही मानते आ रहे हैं कि जिस विचारधारा का नरेंद्र मोदी जी और उनकी पार्टी जो प्रतिनिधित्व करते हैं जी, उस विचारधारा का हम हमेशा ही विरोध करते आए हैं। और जिस तरह से अभी वो नरेंद्र मोदी जी ने एक एग्जाम्पल बनने की कोशिश की, अगर लेकिन वो मूलतः वो जो एग्जाम्पल है, वो जो उदाहरण है, वो असंवैधानिक प्रक्रिया पे आधार था, क्योंकि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होना जी या ऐसे तय करना या और जनता को उस तरह से प्रेजेंट करना, ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन फॉर्मेट है जी, जो इस देश में नहीं है। देश में संसदीय प्रक्रिया है, लोकतंत्र की प्रक्रिया है, और उस लोक प्रणाली को हम लोग को अधिक मजबूत करना पड़ेगा।
जी। और बाकी अगर पार्टियां उनकी राह पे चल रही हैं तो उसका भी हम विरोध उसी तरह से करेंगे। चलिए सचिन जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल जिस तरह से यदि बात की जाए राज ठाकरे की, तो पार्टी के साथ साथ इस बार सीएम पद के लिए भी अपने नाम का ऐलान कर दिया गया है। वहीं यदि बात की जाए राज ठाकरे ने जिस तरह से ऐलान किया है, इस पर हालांकि राजनीतिक गलियारों में हड़कंप जरूर मच गया है कि आखिर इससे अब कैसे निपटा जाए, क्योंकि महाराष्ट्र में यदि बात की जाए तो महाराष्ट्र में मराठी वोट बैंक को एक अहम दर्जा दिया गया है और इसी वजह से दो अहम पार्टियां मानी जाती रही है, शिवसेना और मनसे, जो अभी हाल ही में आई है। और मनसे ने भी अच्छा जो है अपनी ओर से कोशिश की है और साथ ही साथ नासिक की यदि बात की जाए तो नासिक में एक अच्छी पकड़ बना ली है और शायद यही वजह है कि राज ठाकरे भी खुद इस बार हो सकता है कि वो नासिक क्षेत्र से ही चुनाव लड़े। तो क्या कुछ लग रहा है बलजीत जी, राज ठाकरे जिस तरह से ये कदम उठा रहे हैं और हूबहू सेम फॉर्मेट उठा रहे हैं जो नरेंद्र मोदी ने किया था। नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से गुजरात को एक मॉडल बनाया था, गुजरात मॉडल को लेकर वो जनता के बीच गए थे, उसी तर्ज पर अब राज ठाकरे भी कुछ ऐसा ही करने जा रहे हैं। राज ठाकरे भी नासिक मॉडल जो है वो अपने साथ लेकर जा रहे हैं और साथ ही साथ उसी तर्ज पर इस बार का विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। देखिए, ये इनका ये कहना कि नासिक मॉडल अभी इतना महाराष्ट्र में ना तो मशहूर हुआ है, ना ही अभी तक नासिक में कामयाब हुआ है जी। ये अभी 2 साल इनको हो गए वहाँ पे, ना वहाँ पे सड़कों की हालत सुधरी है, ना वहाँ पे कोई ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बन पाया है, बल्कि वहाँ पे आपस में इनकी लड़ाई भी चल रही है। 2 ग्रुप हो गए वहाँ पे मनसे के। तो ये कहना सही नहीं होगा कि नासिक मॉडल को लेके पूरे महाराष्ट्र में सरकार चलाने की बात करेंगे। 248 का आंकड़ा है महाराष्ट्र की विधानसभा का, जो सरकार बनाने के लिए कम से कम 144 लोग चाहिए इनको। और मनसा का अगर हम इस बार जो पार्लियामेंट की इलेक्शन लड़े थे उसका जितनी वोट इनको मिली है मनसे को, उसको अगर मद्देनजर रखे तो लगता नहीं कि ये 11 या 12 सीट से ज़्यादा जीत सकेंगे आज की हालत में जी। ये आने वाले 6 महीने में हवा किस तरफ चलती है, बीजेपी क्या स्टैंड लेती है, वो तो बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन भी देखना होगा। अगर पहले शिवसेना ज़्यादा सीट लड़ती थी, बीजेपी कम लड़ती थी, और अब शायद ये फैसला हो रहा है कि 50-50 लड़ेंगे। बीजेपी ज़्यादा मांग रही है क्योंकि उनका वोट शेयर ज़्यादा आया है पार्लियामेंट इलेक्शन में। शिवसेना वो बात मानेगी नहीं मानेगी। अगर आधी आधी भी लड़ते हैं उसमें से भी दोनों को 70-80 सीट से ज़्यादा लेके जाना पड़ेगा तो 150 का आंकड़ा बनेगा, सरकार बनेगी। उसके बाद भी देखना होगा चीफ मिनिस्टर किसका होगा। अगर बीजेपी की ज़्यादा सीट आती है तो वो बोलेंगे हमारा सीएम होना चाहिए, और अगर शिवसेना की ज़्यादा आती है तो बोलेंगे हमारा होना चाहिए। लेकिन लगता नहीं कि शिवसेना अपना सीएम का जो इनका जिद है वो छोड़ेंगे। उद्धव ठाकरे का बयान 3-4 दिन पहले भी आया कि पार्टी की जीत किसके भी नंबर ज़्यादा कम हो लेकिन चीफ मिनिस्टर हमारा होगा जी। अब इसको बीजेपी वाले कैसे लेते हैं, और उधर महाराष्ट्र कांग्रेस और एनसीपी इनका गठबंधन कैसे बनता है, वो किस पर्सनैलिटी को अब दोनों पार्टी में से आगे लाते हैं, किसको। बलजीत जी, आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के अध्यक्ष अबू आसिम आजमी जी जुड़े हुए हैं। अबू आसिम आजमी जी, जानना चाहेंगे कि राज ठाकरे ने अपने नाम का ऐलान कर दिया है कि वो इस बार सीएम पद के लिए चुनाव लड़ने वाले हैं, इसे किस तरह से देखते हैं? ऐसा है कि राज ठाकरे जी से मेरी यही विनती है कि आपको सीएम बनना है तो आप जरूर बनिए, बधाई आपको जी। परंतु आप जो है नफरत वाली बातें खत्म कीजिए जी। आप सिर्फ महाराष्ट्र के नाम पर जो राजनीति करते हैं, महाराष्ट्र में रहने वाले करोड़ों लोग जो उत्तर प्रदेश और दूसरे प्रदेशों से आकर यहाँ महाराष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, वो यहीं अपनी जिंदगी खपा रहे हैं, यहाँ के विकास में पूरी मेहनत कर रहे हैं। आप उनको गाली देते हैं जी। आप इस देश की भाषा के खिलाफ बात करते हैं जी। आप भारतवर्ष के संविधान के मुताबिक आप सबका आदर कीजिए और आपको बधाई, आप लड़िए इलेक्शन, आप जरूर सीएम बनिए। परंतु ये जो नया रास्ता दिखाया है जी नरेंद्र मोदी जी ने, उसी रास्ते पर चल रहे हैं लोग जी। इनको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से चिल्लाए और सारा देश इकट्ठा होकर के उनको बहुत ज्यादा सीटें मिली, उसी तरह से राज ठाकरे जी भी कोशिश कर रहे हैं जी। अबू आसिम जी, जानना चाहेंगे जिस तरह से ये फॉर्मेट पूरा चेंज हो रहा है इलेक्शन का, इससे क्या लग रहा है कि क्या आगे आने वाले दिनों में जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो छोटी पार्टियां हैं, उन्हें फायदा हो सकता है? नहीं, देखिए अभी कैसे कह सकते हैं छोटी पार्टियों को फायदा होगा। अभी जो हुआ आगे, अभी जिस तरह से बीजेपी ने सबको इकट्ठा किया जी,
उनको भी इकट्ठा किया। रामविलास पासवान जो बीजेपी को, जो नरेंद्र मोदी जी की सांप्रदायिकता से नाराज होकर उन्होंने छोड़ दिया था, उनका एनडीए छोड़ दिया था, आज उनको भी साथ में लिया। और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे गठों को लिए 282 सीटें आने के बाद भी सबको उन्होंने अपने साथ ले करके आगे बढ़ाने की कोशिश किया। सबके साथ इंसाफ के इसी तरह से अगर सेकुलर पार्टियां इकट्ठा होकर के आएंगी तो मुझे लगता नहीं कि सांप्रदायिक शक्तियां जो इस देश में नफरत फैला रही हैं, जो आरएसएस के एजेंडों को पूरा कर रही हैं, तो वो कभी सत्ता में आ सकती हैं। लेकिन ये सोच विचार, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, कम से कम महाराष्ट्र में कांग्रेस को इस बात के लिए पहल करना चाहिए और छोटी छोटी पार्टियों को भी अपनी हैसियत के मुताबिक बात करके इकट्ठा रहना चाहिए। जी, लेकिन अबू आजमी जी, क्योंकि जिस तरह से यदि बात की जाए नरेंद्र मोदी की, तो उन्होंने जिस तरह से अपने आप को देश के सामने प्रेजेंट किया कि वो बीजेपी की ओर से या एनडीए की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है, उसी तर्ज पर राज ठाकरे भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। गुजरात मॉडल की जिस तरह से बात की गई थी नरेंद्र मोदी की ओर से, उसी तरह से नासिक को मॉडल बनाने की कोशिश और कवायद जो है वो चल रही है मनसे की ओर। वहीं यदि बात की जाए उद्धव ठाकरे की, तो भले ही दबी जबान में ही सही, लेकिन उद्धव ठाकरे ने भी ये स्पष्ट किया है कि वो इस बार चुनाव लड़ेंगे। और जिस तरह से शिवसैनिक ये चाहते हैं कि वो सीएम पद पर बैठे, तो शायद हो सकता है कि उद्धव ठाकरे भी सीएम बन जाए। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर क्या ये नहीं लग रहा है कि जिस तरह से एक एग्जाम्पल सेट किया गया है उसी रास्ते पर चलने की कोशिश की जा रही है, एक बात। और दूसरी चीज़, जिस तरह से ये सारी चीज़ें चल रही है, पहले के समय में जिस तरह से जो इलेक्शंस हुआ करते थे, अब उसका पैटर्न बदल रहा है। नहीं, पैटर्न बदल रहा है मतलब मैं नहीं समझ रहा पैटर्न क्या। पैटर्न तो देखिए ऐसा है कि इलेक्शन तो हो रहा है जैसे होता था। जी अबू आजिम जी, अब तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि चाहे प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट की बात की जाए या फिर मुख्यमंत्री के कैंडिडेट की बात की जाए, कभी उनके नाम को लेकर जो है प्रचार नहीं होता था। इस बार नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर प्रचार किया गया और उसी तर्ज पर राज ठाकरे भी कोशिश कर रहे हैं कि उनके नाम एज ए सीएम जो है वो जनता के बीच लेकर जाए। पहले ऐसा होता था कि जब विधायक चुनकर आते थे वो लोग चुनते थे कि कौन होंगे सीएम, या जब एमपीज चुनकर आते थे तो वो डिसाइड करते थे कि किसे प्रधानमंत्री बनाया जाए। लेकिन अब खुद अपने आप को जो है उस पद का कैंडिडेट बताकर जनता के बीच जाना, क्या आपको नहीं लगता कि एक पैटर्न जो है वो चेंज करने की कवायद चल रही है? नहीं, देखिए ये लीडरशिप की बात है। अगर संगठन बैठ कर तय करता है जी कि पार्टी का बड़ा लीडर, देखिए पार्टी का बड़ा लीडर वो जो है प्राइम मिनिस्टर बनेगा, पार्टी का बड़ा लीडर या जिसकी वजह से वोट आ सकता है, लीडरशिप कौन करेगा, ये अच्छी बात है भाई। ये तो सही है कि जीतने के बाद सांसद और विधायक ही तय करना चाहिए, क्योंकि जनता ने उनको चुन के भेजा है। पर दूसरी तरफ जब पार्टी ने लीडरशिप, पार्टी का संगठन है और संगठन देख रहा है कि इस आदमी के नाम पर लोग ज्यादा वोट दे सकते हैं, उसकी लीडरशिप में जो है सरकार बन सकती है, तो अनाउंस किया गया। और ये जो है ये प्रयोग जो है देख लिया, नरेंद्र मोदी जी का नाम अनाउंस करके फायदा हुआ। तो इसलिए मुझे लगता है कि लोग इसको जरूर इस्तेमाल करेंगे और इससे फायदा होगा, जरूर फायदा होगा। अब जहाँ तक रहा कि राज ठाकरे जी भी चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं और उद्धव ठाकरे जी भी चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं। आज तक तो ये लोग कभी इलेक्शन लड़े नहीं, ये परिवार ने इलेक्शन लड़ा नहीं, लेकिन अच्छी बात है ये लोग इलेक्शन लड़े और आगे आए, आगे लड़े। लेकिन जब ये दोनों जब मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो मुझे लगता है दोनों में कोई नहीं बन पाएगा। जी, तो फिलहाल देखने वाली बात होगी और आगे आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। वहीं अबू आसिम जी, यदि समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो इस विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी किस तरह से इसे देख रही है विधानसभा चुनाव को? देखिए, समाजवादी पार्टी की जहाँ ताकत है वहाँ समाजवादी पार्टी इलेक्शन लड़ेगी। जी, हम नहीं चाहते हैं कि वोटों का बंटवारा हो। हम बहुत खुले अल्फाजों में कह रहे हैं कि हम जो है हमारी कुछ सीटों पर हमारी शक्ति है। देखिए हम भिवंडी में 2 सीट जीत कर आए, हम मानपुर शिवाजी नगर में सीट जीत कर आए, हम नंदुरबार में सीट जीत कर आए। जहाँ जहाँ हमारी ताकत है वहाँ हम इलेक्शन लड़ेंगे और हम चाहते हैं कि वोटों का बंटवारा ना हो। देखिए भिवंडी में क्या हुआ कि भिवंडी में पिछली बार हम लोग जीते थे, जब मैंने वो 2 सीट जीता था, जब मैंने 1 सीट छोड़ दिया, बाई इलेक्शन हुआ तो कांग्रेस ने बहुत ताकत लगाई और वहाँ शिवसेना जीत गई। कांग्रेस इस बात को महसूस करे कि अगर चाहती है कांग्रेस की सेकुलर वोट इकट्ठा रहे तो कम से कम आपस में टकराव से रोकना चाहिए। और अगर मैं तो फुटपाथ पे हूँ, मेरे पास तो कोई मिनिस्ट्री भी नहीं है, मेरे पास तो सिर्फ 3 एमएलए अभी फिलहाल हैं, तो मुझे कोई बहुत बड़ा नुकसान होने वाला नहीं है। लेकिन देश के नुकसान के लिए, सेकुलरिज्म को नुकसान न पहुंचे, इसके लिए मैं हर कुर्बानी देने को तैयार हूँ, ताकि सब लोग इकट्ठा होकर के जितनी ताकत हो लड़े। तो मुझे लगता है कि फिर जो है सेकुलर सरकार बन सकती है। वरना अगर सब अलग अलग लड़ेंगे
तो कहीं कहीं 200, कहीं 500, कहीं 1000 वोट से लोग हारेंगे जी। और जिस तरह यूपी में देखिए आप, अगर यूपी में कांग्रेस को कहीं मिला 5000 वोट, कहीं 10,000 वोट, 15,000 वोट, अगर कांग्रेस ने ये इस बात को महसूस किया होता कि भाई हम कम सीटें लड़ेंगे लेकिन सेकुलरिज्म को बचाएंगे, मायावती जी ने इस बात को महसूस किया होता कि मुलायम सिंह जी यादव और मायावती जी और ये सब कहीं न कहीं एक जगह बैठे होते, मुझे लगता है इसका बड़ा फायदा हो सकता था, लेकिन नहीं हो रहा है। मैं बधाई दूंगा लालू जी को, बधाई दूंगा नीतीश जी को कि 20 साल एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के बाद भी जब समय आया तो दोनों एक साथ खड़े हो गए। अगर सब इकट्ठा हो जाएंगे तो फिर सांप्रदायिक शक्तियां जो मनमानी करना चाहती हैं वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होती। जी, तो कहीं ना कहीं इकट्ठा होने की जरूरत है। फिलहाल अबू आसिम जी, हमसे जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जहां एक और यदि बात की जाए राज ठाकरे की, तो जहां एक और राज ठाकरे को जो है, राज ठाकरे जहां एक और जो है पूरी तरह से कोशिश में लगे हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट अपनी ओर बटोरा जाए और साथ ही साथ सीएम के पद के लिए खुद के नाम की दावेदारी कर दी है। वहीं यदि बात की जाए उद्धव ठाकरे की, तो वो भी पीछे नहीं है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे भी अपने नाम का ऐलान भले ही दबे ज़बान से ही सही, लेकिन उन्होंने अपने नाम का ऐलान कर दिया है। क्या कुछ है पूरा मामला, आइए देखते हैं। मनसे प्रमुख राज ठाकरे की तरह ही उनके चचेरे भाई और शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे भी मुख्यमंत्री बनने की रेस में शामिल हो गए हैं। गुरुवार को उद्धव ने साफ किया कि वे भी मुख्यमंत्री की रेस में हैं। उद्धव के इस बयान से बीजेपी के खेमे में हलचल मच गई है। मुंबई में नाला सफाई दौरे के बाद पत्रकारों से सवाल जवाब के वक्त उद्धव ने कहा कि शिवसैनिक की इच्छा है कि राज्य का मुख्यमंत्री बनूं। उन्होंने एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे का नाम लिए बगैर कहा कि कुछ लोग तो खुद ही मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। उद्धव ने दावे के साथ कहा है कि राज्य में अगली सरकार महायुति की ही आएगी और मुख्यमंत्री शिवसेना का ही होगा। महाराष्ट्र को टोल मुक्त बनाने का वादा भी उद्धव ठाकरे ने किया है। टोल मुक्त करने के बाद सड़क मरम्मत पर आने वाले खर्च के लिए पर्याय व्यवस्था करने की बात उद्धव ठाकरे ने भी की है। लेकिन जिस तरह से चुनाव लड़ने की बात उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, इससे राजनीतिक खेमे में हड़कंप जरूर मच गया है। साथ ही साथ यदि बात की जाए राज ठाकरे की, तो राज ठाकरे भी अपनी ओर से पूरी तरह से कमर कस चुके हैं। अब देखना होगा कि इन दोनों भाइयों के बीच फायदा किसका होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज। चलिए, इसी पर चर्चा कर रहे हैं और साथ ही साथ सीएम पद की रेस में कहीं ना कहीं ठाकरे परिवार भी शामिल हो गए हैं। बलजीत जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बलजीत जी, क्या कुछ कहेंगे? राज ठाकरे ने तो अपने नाम का ऐलान कर ही दिया है। वहीं यदि बात की जाए उद्धव ठाकरे की, तो उन्होंने भी सीधे तौर पर भले ही दबी जबान में ही सही, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कह दिया है कि शिवसैनिक चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे भी कहीं ना कहीं सीएम पद की कुर्सी पर ज़रूर बैठे। देखिए, उद्धव ठाकरे सीधी तौर पे नहीं कह सकते क्योंकि उनका बीजेपी के साथ अलायंस है जी। बीजेपी भी दबी जबान में कह चुकी है कि गोपीनाथ मुंडे महाराष्ट्र के सीएम होंगे जी। अभी कल जब गोपीनाथ मुंडे दिल्ली से मंत्री बनने के बाद पहली बार आए तो बीजेपी के बड़े नेता फडणवीस साहब का बयान आया कि हमने तो मुंडे जी को टेम्परेरी दिल्ली भेजा है, चंद दिनों के लिए भेजा है, लेकिन इनका मेन काम तो महाराष्ट्र में है और ये महाराष्ट्र में ही रहेंगे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी इस पर पूरा जोर लगाएगी, अपना शिवसेना से कहीं ज़्यादा सीट जीतने की कोशिश करेंगे और बाद में शायद गोपीनाथ मुंडे को चीफ मिनिस्टर बनाने का दावा रखेंगे। उद्धव ठाकरे की कोशिश होगी कि वो बीजेपी से ज़्यादा सीट जीते और मुझे लगता है कि इन दोनों की इस लड़ाई में अंदरूनी लड़ाई से कहीं कांग्रेस और एनसीपी को फायदा ना मिल जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी महाराष्ट्र में। कांग्रेस या एनसीपी को फायदा ना मिल जाए, लेकिन बलजीत जी ये कहना भी गलत नहीं होगा कि यदि बात की जाए शिवसेना की या फिर बीजेपी की बात की जाए, तो वर्चस्व की लड़ाई इसमें काफ़ी समय से चल रही है और कहीं ना कहीं शिवसेना नहीं चाहेगी कि वो इस लड़ाई को हार जाए। देखिए, ये जो मोदी वेव अभी जो चली वो मुझे नहीं लगता कि 2-3 महीने के बाद वो उसका इतना ही असर रहेगा जी। ये कुछ सेंटर की नीतियां ऐसी आएंगी, महंगाई कम होने वाली नहीं है, मुद्रास्फीति पे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो कहीं ना कहीं लोगों का
जिस गर्मजोशी से अभी उन्होंने बीजेपी की मदद की है, शायद वो गर्मजोशी 2-3 महीने के बाद नहीं रहेगी। जी, हमारे साथ हमारे मुख्य कार्यकारी संपादक सैयद सलमान जी भी जुड़े हुए हैं। सलमान जी, क्या कुछ कहेंगे? राज ठाकरे और साथ ही साथ उद्धव ठाकरे, दोनों ही ठाकरे बंधुओं ने अब ऐलान कर दिया है कि सीएम पद की लड़ाई में वो दोनों जरूर लड़ेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद को लेकर जिस तरह की गहमागहमी चल रही थी, ये कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार के परिवर्तन की गुंजाइश है। सरकार के परिवर्तन की अगर गुंजाइश बनती है मोदी सरकार के बाद, तो तय करना मुश्किल था कि मुख्यमंत्री कांग्रेस और एनसीपी की तरफ से अगर कहा जाए तो अजित पवार के बारे में एक आम राय बनती दिखाई देती है कि अजित पवार उनके मुख्यमंत्री हो सकते हैं अगर उनकी संख्या ज्यादा आती है और कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन होता है। कांग्रेस के पास में अभी तक इस तरह का कोई चेहरा उन्होंने सामने नहीं किया है। ले देकर जो दो दल बचते थे, जिनकी तरफ से अब तक कोई मुख्यमंत्री नहीं बन पाने की जिनकी गुंजाइश थी, वो दो थे शिवसेना और महाराष्ट्र निर्माण सेना। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कमोबेश ये मानकर चल रही है कि गोपीनाथ मुंडे को बनाना था। अब शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पास चेहरों की कमी है। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद लगने लगा था कि किसी न किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और चेहरे को सामने रखकर मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। और शायद यही दांव खेलने की कोशिश की है ठाकरे परिवार ने। उद्धव ठाकरे ने तय कर रखा था, ठाकरे परिवार की तरफ से कभी भी बाल ठाकरे ने अपनी तरफ से कभी मुख्यमंत्री पद न चाहा न कभी बने। एक बार जब उनकी सरकार 1995 में आई भी, 95 में, तब भी वो मुख्यमंत्री नहीं बने। उन्होंने अपने साथी मनोहर जोशी को बनाया और फिर अगर उनसे कुछ नाराजगी हुई तो अंत समय में उन्होंने नारायण राणे को बनाया। लेकिन वो दौर और था, अब का दौर और है। सत्ता से दूर रहना अब मुमकिन नहीं लगता। इसलिए जो भी नैतिकता की बातें थी वो बाल ठाकरे के साथ दफन हो गई। अब ठाकरे परिवार चाहता है कि सत्ता की कमान उनके हाथ में हो और उनकी कमान तब हाथ में होगी जब वो अपने चेहरों को सामने रखेंगे। उद्धव ने दबे छुपे और नपे तुले शब्दों में अगर कहा था कि मुझे बहुमत मिलता है और मेरे कार्यकर्ता चाहेंगे, शिवसैनिक चाहेंगे तो मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूँ, ये नपा तुला बयान था। लेकिन राज ठाकरे ने जिस तरह से कल रैली लेकर अपने आप को चुनाव लड़ने के लिए समर्पित किया और मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में अपने आप को शामिल बताया, ये एक अपने आप में रोचक बात है। ठाकरे परिवार के सदस्य अगर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, मुख्यमंत्री कोई भी बन सकता है, लेकिन ठाकरे परिवार से कोई आता है तो महाराष्ट्र के लिए ये एक रोचक और आश्चर्यजनक बात होगी, क्योंकि ठाकरे हमेशा सत्ता के चाबी भले अपने पास रखते थे, खुद को रिमोट कंट्रोल कहलाना भी पसंद करते थे। जी, तो फिलहाल जिस तरह से रिमोट कंट्रोल की बात की जा रही है, अब देखना होगा कि जब पर्दे के पीछे का जो खेल था जब वो सामने आएगा तो क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आती है। फिलहाल सलमान जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ समय की कमी है, इस वजह से हमें इस चर्चा को यहीं रोकना होगा। हमारे साथ जुड़े हुए थे बलजीत परमार जी। बलजीत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। तो मुझे यानी सलामत अली और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।